हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का 25वां चैप्टर करेंगे जो है ऑटोमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। अभी तक हमने क्या था कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़े थे। हर टेस्ट को हमने डिटेल में पढ़ा कि हम उसको मैनुअली कैसे लगाते थे, उसमें कौन सा रीजेंट यूज़ करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली लैब में इतना स्लो काम नहीं हो सकता। और जब से ऑटो एनालाइजर्स का बाहर आई है तो ऑटो एनालाइजर्स की वजह से सारी चीज़ें बहुत फास्ट होने लगी हैं। ऑल्सो अब ऑटो एनालाइजर्स उतने महंगे नहीं रहे जितने पहले होते थे, तो ये प्रेफर्ड चॉइस है क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर नहीं होता। सब्जेक्टिविटी बिल्कुल रूल आउट हो जाती है कि आपने रीजन टाइम पे डाला कि नहीं डाला, आपको ने सीरम डाला और सीधे आपको उसकी रिजल्ट मिलती है, तो हाईली एक्यूरेट हो जाता है। तो इसी चीज़ को है, और ये बहुत अच्छी बात है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कवर हो रहा है हमारे सिलेबस में। तो आइए इसको देखते हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऐसा काम जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस की मशीन से ऑटोमेटिकली हो जाए। क्लिनिकल लेबोरेटरीज में ऑटोमेशन से टाइम सेविंग, एरर रिडक्शन और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिफाइन करना कि ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन का लैब में यूजेस क्या होते हैं, सैंपल एनालिसिस के हर स्टेप में ऑटोमेशन का क्या रोल है, ऑटो एनालाइजर्स के टाइप, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा, हम स्टेप्स देख लेते हैं अपना लेबोरेटरी एनालिसिस प्रोसेस में क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट आ गया, पेशेंट ने अपना आइडेंटिफिकेशन दे दिया। सेकंड होता है कि हमने उससे सही सैंपल लिया जो हमें लेना है। थर्ड होता है उस सैंपल को लेके उस वाइल को लेबल करना होता है, उस पर पेशेंट का नाम, एज, सेक्स हमें डालना होता है, और ये भी लिखना होता है कि हम क्या चीज़ एनालाइज कर रहे हैं। फोर्थ क्या है कि वो सैंपल ज़्यादा देर तक रखा ना जाए, बल्कि जल्दी से जल्दी वो प्रोसेसिंग पे लग जाए। ठीक है। फिर होता है कि सैंपल हमने अच्छे से प्रिपेयर किया बिना किसी एरर के, उसको अगर लोड करना है तो कहीं लोड किया, उसको एस्पिरेट करना है तो एस्पिरेट किया, और एनालिसिस के लिए लगा दिया। उसकी एनालिसिस के बाद उसको हमें रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट अगर हमें कंसर्न किसी और डिपार्टमेंट में देनी है तो वहाँ भिजवानी है, नहीं तो एंट्री करके रखनी है रजिस्टर में, और जब पेशेंट आएगा वो ले जाएगा। बेनिफिट्स क्या है ऑटोमेशन के? कि वर्कलोड एक तो बहुत कम हो जाता है, टाइम बहुत बचता है, ज़्यादा टेस्ट हम जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, और हमें एक्यूरेसी की कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि हमारा मशीन पूरा काम कर रही है और उसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत कम सैंपल लगता है, यानी एक सीरम से इतना कम सैंपल लगेगा कि आप उसको आराम से 2-3 बार लगा लो। रिएजेंट्स भी कम लगते हैं क्योंकि सैंपल कम है, जबकि सेमी ऑटो में आप देखेंगे कि रिएजेंट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। हालांकि रिएजेंट सेमी ऑटो के सस्ते होते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऑटोमेशन का इतना ज़्यादा स्कोप हो गया, अभी चाइना ने एक नया रोबोट बनाया है, वो इंट्रावेनस सारे काम कर लेता है बिना किसी ह्यूमन के। यानी एक लेज़र आएगी, आपको हाथ आगे करना है, लेज़र आइडेंटिफाई करेगी कौन सी वेन आपकी सूटेबल है जिसमें पंचर किया जा सके, तो उसके बाद आपको इंजेक्शन लगना है तो इंजेक्शन लग जाएगा, और आईवी फ्लूइड चढ़ाने के लिए तैयारी करनी है तो वो भी कर जाएगा। तो इस लेवल तक ऑटोमेशन है। हालांकि इंडिया में अभी ये सब चीज़ आने में कम से कम 10 साल लगेंगे, लेकिन ऑटोमेशन तो हर किसी को सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, एरियाज देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑटोमेशन होता है। सैंपल कलेक्शन, जिसमें हमारा वैक्यूम ट्रेनर आ गया, ग्लूकोमीटर आ गया, और रोबोटिक सिस्टम जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ग्लूकोमीटर वही होता है कि अब आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रिक करके लगाना होता है किसी भी कंपनी के उस पर, और आपको वो मिल जाएगा। वैक्यूम ट्रेनर में सिर्फ आपको हल्का सा पंचर करना है, अपने आप ब्लड ड्रॉ हो जाएगा। ब्लड ड्रॉ करने की कोई जीत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने बार कोडिंग, ठीक है, सीधे उस पर आपने एक बार कोड, पेशेंट का जब एंट्री करिए एक बार कोड निकलता है, वही वाइल पे लगा दिया, उसी से वो हमेशा आइडेंटिफाई होती रहेगी। डिलीवरी लेवल पे क्या है कि अगर कोई हाई रिस्क सैंपल है तो उसको मोबाइल रोबोट से हमने भिजवाया या न्यूमेटिक ट्यूब्स यूज़ कर ली। ठीक है। प्रिपरेशन के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेसर फॉर सेपरेशन एंड बार कोडिंग, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था। टाइप्स ऑफ ऑटो एनालाइजर देख लेते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में रिएजेंट किसी भी कंपनी के ले सकते हो, कॉस्ट कम होती है। और क्लोज सिस्टम होता है कि इसमें स्पेसिफिक रीजेंट्स ही चलते हैं, कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन ऑटोमेशन हाई होती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक मशीन सुनी होगी, मैग्लूमी। मैग्लूमी हॉर्मोन्स की मशीन होती है। मतलब हर लैब में हॉर्मोन्स जनरली मैग्लूमी पर ही लगते हैं, और उसकी एक्यूरेसी इतनी हाई होती है कि वेरिएशंस के चांस तो बहुत ही कम है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा निकल के आती है क्योंकि उसमें जितने भी रिएजेंट चलेंगे वो उसी कंपनी के चलेंगे और वो काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है।
उसके बाद हम अपना मॉड्यूलर सिस्टम वर्सेस इंटीग्रेटेड सिस्टम देख लेते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम में क्या होता है, पार्ट वाइज डिज़ाइन होती है, इसकी रिपेयर ईजी होती है। ठीक है, यानी कि मशीन अलग होगी, कंप्यूटर अलग होगा। मशीन ख़राब होगी आप मशीन ठीक करा लेंगे, कंप्यूटर ख़राब होगा कंप्यूटर ठीक करा देंगे। इंटीग्रेटेड में जो मशीन होती है उसी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ लगता है, लेकिन ये मेंटेन करने में कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी एरर आएगा तो फिर पूरी मशीन खुलती है। और ये सब मशीनें जनरली इंपोर्ट होती हैं, इंडिया में असेंबल होती हैं, तो इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकल के आती है। सैम्पल प्रोसेसिंग के टाइप्स देख लेते हैं। तो कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर हो गया, CFA, नाम ही बता रहा है इसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा, सैंपल कंटिन्यूसली निकलता रहेगा ट्यूबिंग में। ठीक है, और एयर बबल से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे हमारा लीवर प्रोफाइल के लिए हो गया, रीनल प्रोफाइल के लिए हो गया। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये मशीन्स रिएजेंट बहुत ज़्यादा पीती हैं, बहुत वेस्ट करती हैं, इनको जगह भी ज़्यादा चाहिए। जगह ज़्यादा के साथ क्या होता है कि ये मशीन हीट बहुत होती है, तो इनको पूरे टाइम AC चाहिए, जिससे ये इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, नहीं तो वेरिएशन फिर आ जाएगा। तो बड़ी लैब्स में ही CFA लगते हैं, छोटी लैब्स में जनरली डिस्क्रीट एनालाइजर लगते हैं। इसमें क्या है, हर टेस्ट जो होगा अलग कप में होगा, कोई आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई ये टेस्ट की वैल्यू उसकी वजह से ख़राब आ रही है। और इसमें रिएजेंट सेव होता है, क्योंकि एक छोटी पर्टिकुलर हमने क्वांटिटी में ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर हो गया जिसमें हम बैच बना के करते हैं, रैंडम एक्सेस एनालाइजर हो गया जिसमें मल्टी टेस्ट मल्टी सैंपल लगाते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, होता है हमारा कि कैसे आपने रिपोर्ट डिलीवर करी। ठीक है, रिपोर्ट डायरेक्टली हॉस्पिटल सिस्टम से कनेक्टेड हो जाती है। एज सून एज रिजल्ट रेडी होता है, डॉक्टर या नर्स सिस्टम पे प्रिंट ले सकते हैं। ये जनरली हायर सेंटर्स में होता है। हायर सेंटर्स में यही चीज़ होती है कि नीचे लैब में जैसे ही रिपोर्ट बनेगी, वो सीधे सीधे कंसर्न डॉक्टर के पास चली जाएगी। लेकिन और सब में अगर आप प्राइवेट पैथोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ ये नहीं होता, वहाँ पर रिपोर्ट मैनुअली आपको लेके तब अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ऑटोमेशन के। इसमें एक तो देखिए, हर कोई ऑटोमेटेड मशीन्स पे काम नहीं कर सकता। आप DMLT हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटेड मशीनें हैं, आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको 6-8 महीने लगेंगे उन सब मशीनों को सीख के चलाने के लिए। और जब आपको एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग हो जाती है तो एक्सपेंस भी महंगा पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेन स्टाफ है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है, इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए, कंप्यूटर जहाँ भी लगेगा वहाँ चीज़ें आसान होंगी लेकिन महंगी हो जाएंगी, हर जगह यही होता है, इसीलिए कई जगह मैनुअल वर्क होता है। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑटोमेशन हर चीज़ में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, कुछ में आप लगा सकते हैं, कुछ में नहीं लगा सकते। तो ये हमारा बेसिक चैप्टर था, एक बार इसकी समरी हम चाहे तो देख लेते हैं। मेन यही है कि जो हमारा कंटिन्यूस फ्लो एनालाइजर होता है उसमें रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए होती है, जगह भी ज़्यादा लगती है। जबकि हम छोटे एनालाइज़र जो लेते हैं उसमें इंडिविजुअल कप्स में काम हो जाता है, जगह कम चाहिए होती है, मेंटेनेंस कम होती है और कॉस्टिंग कम होती है। और जब आप लैब खोलेंगे या लैब में जाएंगे तो इन्हीं फैक्टर्स पे देखेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपके सामने हमेशा ये चैलेंज रहेगा कि ऐसा क्या करें कि जो हमारी पर सैंपल कॉस्ट है वो कम से कम आए और रिजल्ट हमें एक्यूरेट मिले। इसी बात की लड़ाई होती है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छी कर रखी है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। तो आज का हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, इसी हिसाब से आगे हम कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू।